टॉक अबाउट दिस टर्म अकाउंट्स, सबसे पहली चीज माइंड में क्या आती है, जो भी आ रही है, आई डोंट नीड द राइट आंसर, जस्ट द आंसर दैट कम्स टू योर माइंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म अकाउंट्स। हाँ बोलो बोलो। You said all the details of an enterprise regarding recorded in a book. Okay, he says details of an enterprise recorded in a book. ठीक है, what else? जो भी इस शब्द से जो भी माइंड में आ रहा हो वो बताओ और बोलो। गजब, बिल्कुल सही। और कोई थोड़ा हल्का आंसर? एकदम सही, आपने भी सही बोला, इन्होंने भी सही बोला। और क्या माइंड में आ रहा है? एक आध और आंसर्स। दोनों को हम लोग सेम ही बोल सकते हैं। बेसिकली बात तो यही है कि एंटिटी की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रही है पूरी, जो जो कुछ हो रहा है। और आप बोलिए, बैठ के बोलो यार, खड़े होने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, तो सारे आंसर्स को अगर हम लोग एक करें तो बेसिकली कुछ ऐसा निकल के आ रहा है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही है ये जो आप लोग कह रहे हैं, बट बात अब हम लोगों को एट दिस लेवल से मेरा मतलब सीपीटी नहीं है, दिस लेवल से मेरा मतलब है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। बात यहां से शुरू करते हैं अकाउंट्स की, कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई रिकॉर्ड कर लो, सब कुछ रिकॉर्ड कर लो। क्यों कर लो? हर चीज के पीछे रीजन होता है, क्यों रिकॉर्ड करो, क्या जरूरत है। वो जरूरत तो समझ में आए तो जस्टिफाई करेंगे ना, भाई इस वजह से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्यों करनी है रिकॉर्डिंग, एंड व्हाई इज दैट रिक्वायर्ड। बिल्कुल सही बोला है आपने। मेरे पास तो बस हर चीज में वाई है कि ऐसा क्यों। जो लोग, आप लोग सभी 3 लोग जिन्होंने हाथ उठाया उनको छोड़ के बाकी सब लोग जो 11-12 पे पढ़ के आ रहे हो, जो भी कुछ आपने अकाउंट्स में करा है, वॉट एवर यू हैव डन, हर चीज के पीछे रीजन है। वो पता हो आपको या ना पता हो अलग बात है। कई चीजों का रीजन हो सकता है हम भी ना बता पाए आपको, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पीछे रीजन नहीं है, उसका मतलब ये कि हमें खुद भी नहीं पता है, बट रीजन तो है ही। भगवान ने बना के कुछ थोड़ी भेज दिया, सब कुछ यही बना है, ऐसा होना है, ऐसा करना है, ऐसा करा जाना है, कोई सिग्निफिकेंट रीजन होगा ना उसके पीछे, इसलिए ऐसा करा जा रहा है। तो सिमिलरली जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड कर लो, जो हो रहा है उसको रिकॉर्ड कर लो, मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर लो। क्यों कर लो? लाइक शी सेड राइट नाउ कि भाई एनालाइज करेंगे, तो क्यों करेंगे? चलिए हम एक बिजनेस चला रहे हैं सपोज, एंड आई आस्क यू फॉर सम फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग मतलब मैं आपसे कह रही हूँ मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करो। तो आपको ये डिसीजन मेकिंग करनी है ना, ये फैसला लेना पड़ेगा आपको कि मेरे बिजनेस में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब ये आप कैसे करोगे? आप 2 पर्चियां बनाओगे, एक में लिखा होगा इन्वेस्ट, एक में लिखा होगा नॉट टू इन्वेस्ट। दोनों को उछालोगे, जो पर्ची निकल के आएगी उसमें जो लिखा होगा वही कर लोगे। इस तरह से अगर डिसीजन लेना है तो फिर आप भी अपने घर जाइए और हम भी अपने घर जाते हैं। बेकार में हम लोग यहाँ बैठ के क्यों ड्रामा कर रहे हैं। बट एज यू नो कि डिसीजन ऐसे तो लिया नहीं जाएगा। ये डिसीजन कितना बड़ा, 5 लाख रुपया, ह्यूज अमाउंट, मेरे को इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। फैसला लिया नहीं करना है, इन्वेस्ट नहीं करा और मेरा बिजनेस बहुत ही अच्छा चल पड़ा, तो कल आप पछताएंगे, काश हमने इन्वेस्ट कर ही दिया होता, कितने अच्छे रिटर्न्स मिलते। और आपने फैसले लिया कि भाई इन्वेस्ट करो और मेरा बिजनेस तो बिल्कुल ही डूबत खाते हो गया, तब आप पछता रहे क्यों इन्वेस्ट कर दिया हमने। कितना बड़ा डिसीजन, फंड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, मेहनत की कमाई इन्वॉल्व हो रही है, बिग डिसीजन कैसे लिया जाए, इतना इंपॉर्टेंट फैसला। क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे फैसला लेने से पहले कि मेरे बिजनेस में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, मेरे बिजनेस के रिजल्ट्स क्या है? रिजल्ट्स का मतलब प्रॉफिट या लॉस। मेरे बिजनेस की पोजीशन क्या है? पोजीशन मतलब एज एट द एंड ऑफ अ गिवन पीरियड बिजनेस कहां पे आके खड़ा है। मैंने 2 टर्म्स बोले अभी, दैट आप जानना चाहोगे कि मेरे बिजनेस के रिजल्ट्स क्या है और मेरे बिजनेस की पोजीशन क्या है। रिजल्ट्स जिस स्टेटमेंट से पता चलते हैं
उस स्टेटमेंट को नाम दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पोजीशन जिस स्टेटमेंट से पता चलती है उसको बोला जाता है बैलेंस शीट, और इन दोनों को कॉमनली मिला के नाम दिया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दोनों मिला के कहलाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस एंड पोजीशन। बैलेंस शीट जो है कुछ इस तरह से प्रिपेयर हो जाती है। बिजनेस के असेट्स क्या हैं और बिजनेस की लायबिलिटीज क्या है। साइंस स्ट्रीम से जो स्टूडेंट्स बैठे हुए यहां पे, असेट्स का मतलब क्या है? असेट्स हर वो चीज जो आज बिजनेस के पास है या फ्यूचर में बिजनेस को मिलने वाली है, उसको क्या बोल रहे हैं? असेट। हर वो चीज जो आज बिजनेस के पास है या फ्यूचर में मिलने वाली, उसको क्या बोल रहे हैं? असेट। जैसे लैंड, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब क्या है? असेट्स। इनके बलबूते पे बिजनेस चल रहा है। अगर बिजनेस ने आपको 2 लाख रुपए का माल उधार पे बेचा है, तो अब आप इस बिजनेस के लिए क्या हो? असेट। वाई? क्योंकि फ्यूचर में आपसे 2 लाख रुपया बिजनेस को मिलेगा। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपकी बैलेंस शीट में ये कंपनी किस में आ जाएगी? लायबिलिटीज में, क्योंकि आपके ऊपर देनदारी है कि आपको फ्यूचर में इस कंपनी को 2 लाख रुपए का पेमेंट करना है। तो लायबिलिटीज क्या हो गई? देनदारी, जब हमें किसी को रुपया देना बाकी है। और असेट क्या होगा? जब हमको कुछ मिलना बाकी है, या जो रिसोर्सेज बिजनेस जिनके बलबूते पे चल रहा है, मशीनरी, फैक्ट्री, प्रेमाइसेस, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, ये सब क्या हो गए? असेट्स। बैलेंस शीट का प्रिपरेशन कुछ इस तरह से करा जाता है that assets always stand equal to liabilities। मतलब बैलेंस शीट हमेशा क्या होती है? टैलीड। क्या नाम दिया जाता है इसको? पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट एंड रिजल्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिजल्ट्स जो है बिजनेस के, वो किसी एक दिन में नहीं निकल के आते कि आज हमने जो करा उससे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकल आएगा। नो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम जो करते हैं उससे रिजल्ट्स निकल के आते हैं। इसीलिए कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाता है फॉर द ईयर एंडिंग। व्हाई नॉट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन? बिकॉज आज के दिन का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, ओवर अ पीरियड ऑफ 365 दिन हमने जो करा है उसके बेसिस पे क्या निकल के आया है? प्रॉफिट या लॉस। बैलेंस शीट का हेडिंग क्या देते हो? बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज एट। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर इस समय शुरू हुआ है वो क्या है? 2016-17, commenced on 1st of April 2016, will end on 31st of March 2017। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे रिजल्ट जानने के लिए, तो उसका हेडिंग क्या देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2017। वो साल जो 31 मार्च 2017 पे एंड हो रहा है उसका प्रॉफिट या लॉस। और बैलेंस शीट का हेडिंग क्या दिया जाएगा? बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2017, क्योंकि 30th मार्च 2017 की बैलेंस शीट कुछ और होगी और 29 मार्च 2017 की बैलेंस शीट कुछ और होगी और 28 मार्च 2017 की बैलेंस शीट कुछ और ही रही होगी। एवरी डे द पोजीशन विल चेंज। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम लोगों ने बैंक से लोन ले लिया है, ये बताओ जरा हमारा असेट बना कि लायबिलिटी बना? रीपे करना पड़ेगा कि नहीं? तो ये जो हम लोगों ने बैंक से लोन ले लिया तो लायबिलिटी तो हमारी इंक्रीज हो गई। विल इट इमीडिएटली हैव एनी इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट और लॉस ऑल्सो? नफा नुकसान भी फर्क पड़ जाएगा। आपने मेरे से 2 लाख रुपए बोरो कर लिए, क्या आपका नफा नुकसान पे भी फर्क पड़ जाएगा? नफा नुकसान पे फर्क तब पड़ेगा जब माल खरीदोगे, बेचोगे, एक्सपेंसेस होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हर एक ट्रांजैक्शन हो जाने से, हर एक ट्रांजैक्शन और होने से किस चीज पे इंपैक्ट आ जाता है? पोजीशन पे। इसीलिए बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग कभी नहीं हो सकती है। बैलेंस शीट हमेशा आज तक जो हुआ है उसके बाद आज की पोजीशन ये है। तो बैलेंस शीट का टाइटल क्या दिया जाता है? बैलेंस शीट एज एट या एज ऑन।
31 मार्च 2017, दैट इज ऑन द ईयर एंडिंग डेट। क्लियर हो गई बात? तो जब आप मेरे बिजनेस में वो 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो आप जानना चाहोगे कि मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है, प्रॉफिट्स हैं कि नहीं, या कितने प्रॉफिट्स हैं। या मान लीजिए आपने मेरे बिजनेस में 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, अब कुछ समय बाद मैं आपसे 2 लाख और मांगने आ रही हूं। अगेन इट्स अ डिसीजन मेकिंग टाइम, कि पहला ये कि वो जो 5 लाख लगा रखे वो लगे रहने दें, कि वो भी निकाल लिए जाए वापस। दूसरा डिसीजन ये 2 लाख और दिए जाए कि नहीं। तो आप क्या देखोगे, देख रहे हो कि जो 5 लाख इनको दिए थे उसके ऊपर इंटरेस्ट ये टाइमली पे करती है, बिजनेस में रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, पोजीशन भी अच्छी है, तो आपने क्या फैसला ले लिया कि भाई 2 लाख और लगा दिया जाए। और चीजें आपको ठीक नहीं दिख रही थी, यू आर नॉट हैप्पी, इंटरेस्ट हमेशा हम पे करने में देर करते हैं, कभी कभी देते ही नहीं है, कई कई टाइम तक लटका देते हैं। तो आपने क्या फैसला लिया कि भाई यहाँ पे फर्दर रुपया इन्वेस्ट करना सही नहीं। ये जो डिसीजन मेकिंग आप कर रहे हो, आप मतलब कौन, इन्वेस्टर। ये डिसीजन मेकिंग जो आप कर रहे हो, ये डिसीजन मेकिंग किसके ऊपर बेस हो रही है, इंफॉर्मेशन के ऊपर। किसकी इंफॉर्मेशन, बिजनेस की इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन आपको मिल किससे रही है, फाइनेंशियल, दे आर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस। ये इंफॉर्मेशन वो किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि यूजर्स क्या ले सके, प्रूडेंट, ताकि यूजर्स क्या ले सके, प्रूडेंट डिसीजंस। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, समझदारी पूर्ण निर्णय। खाली हमें निर्णय लेना है, चाहे फिर अंजाम जो भी हो, तो हमको किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत कहाँ है, जो होगा देखा जाएगा टाइप निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है। तो फिर यू डोंट नीड एनी इंफॉर्मेशन, बट हम फूक फूक के कदम रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जहां तक संभव हो हमारा जो डिसीजन है वो सही पड़े। तो हमको ये डिसीजन किसके ऊपर लेना पड़ेगा, बेस्ड ऑन सर्टेन इंफॉर्मेशन। ये पूरा सिस्टम देखो जो मैंने यहां बना के लिखा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, बिजनेस की इंफॉर्मेशन, किसको, यूजर्स को, ताकि यूजर्स क्या ले सके, डिसीजंस। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के यूजर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम किसका है, बिजनेस का। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, बिजनेस को। अब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए बिजनेस को जो भी करना है वो करो। You have to prepare it and you have to provide the information to the users. Now for preparing this, do whatever you have to. रिकॉर्ड करना है जो आपने अभी बोला, क्लासिफाई करना है, एनालाइज करना है, फलाना करना है, ढिमाका करना है, ये करना है, वो करना है, करो। All that is not relevant at all. What aim of accounting that is to be accomplished is, सुनिएगा ध्यान से, जो एम ऑफ अकाउंटिंग है, जो अल्टीमेट गोल ऑफ अकाउंटिंग है, वो ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एटसेट्रा एटसेट्रा नहीं है। गोल ऑफ अकाउंटिंग, द अल्टीमेट गोल ऑफ अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस टू द यूजर्स टू हेल्प देम इन टेकिंग प्रूडेंट डिसीजंस। दैट इज द गोल ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट? टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब वो इंफॉर्मेशन जो मैं कह रही हूं कि कम्युनिकेट करनी है, राइट, बतानी है, पहले जेनरेट तो करनी पड़ेगी, देन इट कैन बी कम्युनिकेटेड। अब उसको जेनरेट करने के लिए यार जो भी करना है वो कर लो, रिकॉर्ड कर लो, फिर ये कर लो, फिर वो कर लो, जर्नल बना लो, फिर लेजर बना लो, फिर सब्सिडरी बुक बना लो, फिर ट्रायल बना लो, पीएल बना लो, बैलेंस शीट बना लो, फुल स्टॉप मत लगा दो इसके बाद, बन गई पीएल बैलेंस शीट, फुल स्टॉप। बुक कीपिंग कहती है फुल स्टॉप। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस है, दो टर्म्स अलग अलग। अकाउंटिंग इज अ टर्म ब्रॉडर देन द टर्म बुक कीपिंग। बुक कीपिंग से क्या, सारे चीजों को रिकॉर्ड कर लो, क्लासिफाई कर लो और अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लो, बस काम खत्म। मैसेज लिख के तैयार कर लिया आपने, लेकिन जिसके लिए वो मैसेज बनाया था वो आपने उसको सेंड नहीं करा, तो आपकी जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, जो मैसेज है वो कन्वे होगा? फायदा क्या हुआ मैसेज लिखने का? सिमिलरली अकाउंटिंग कहती है बुक कीपिंग, तुमने सब कुछ बना बनू के रख तो लिया, लेकिन जिसके लिए सब करा उस तक पहुंचाया ही नहीं, तो फायदा क्या हुआ करने का? तो अकाउंटिंग बिगिंस फ्रॉम वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां बुक कीपिंग खत्म हो रही है, अकाउंटिंग वहीं से शुरू हो रही।
अकाउंटिंग क्या कह रही है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के तैयार कर लिए हैं, अब इससे जो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो रही है वो इंफॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंचाओ। किन लोगों तक? जो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। दैट इज द गोल ऑफ अकाउंटिंग। उस गोल को अकम्प्लिश करने के लिए हमें फॉलो करना पड़ता है द एंटायर अकाउंटिंग साइकिल, द अकाउंटिंग प्रोसेस। तो जर्नल बना लेना अकाउंटिंग का कोई एम नहीं है, या लेजर बना लेना कोई अकाउंटिंग का एम नहीं है। इनफैक्ट पीएल बैलेंस शीट तक भी बना लेना अकाउंटिंग का कोई एम नहीं। अकाउंटिंग का अल्टीमेट गोल या एम क्या है? टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए यूजर्स को? ताकि वो लोग क्या ले सके? प्रूडेंट डिसीजंस। तो मैंने अभी यूजर्स में एक एग्जांपल लिया, इन्वेस्टर, जिसको ये फैसला लेना है कि हम पैसा लगाएं कि ना लगाएं। कल आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, आपको कंपनीज में जॉब के लिए जाना है। 4 जगह आपका इंटरव्यू के बाद शॉर्ट लिस्टिंग हो गया है, 4 जगह। अब ऐसा तो नहीं कि चारों जगह ज्वाइन कर लोगे, 2 घंटा यहाँ जाओगे, फिर 2 घंटा वहां जाओगे, फिर 2 घंटा वहां जाओगे। एक जगह आपको चूज करनी पड़ेगी। कितना कुछ जाएगा ना चूज करने में, कितना कुछ आपके दिमाग में रीजनिंग और लॉजिक्स और चलेगा ना कि भाई यहाँ ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, यहाँ करना चाहिए कि नहीं, और सारी काट छाट करने के बाद आप डिसीजन में आपको यहाँ ज्वाइन करना चाहिए। तो ये जो आपने फैसला लिया कि इन 4 में से आई हैव टू ज्वाइन हियर, isn't it based on the information of that business? एक ऐसी कंपनी जो आपको पैकेज तो अच्छा दे रही है लेकिन वो लगातार लॉसेस में जा रही है, परफॉर्मेंसेस उसके गिरते चले जा रहे हैं, जॉब ज्वाइन करने की आप हिम्मत करेंगे? वहां पे पैकेज ठीक ठाक है लेकिन उसकी रेप्यूटेशन और उसके परफॉर्मेंसेस लगातार गिरते चले जा रहे हैं। और एक ऐसी कंपनी जो बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा पैकेज नहीं दे रही है लेकिन कंपनी की गुडविल मार्केट में बहुत स्ट्रांग है और उसके रिजल्ट्स, उसके परफॉर्मेंसेस लगातार स्टेबल होके बढ़ रहे। प्रूडेंट इंसान कहां पे जॉब ज्वाइन करेगा? सेकंड वाले केस में, पहले वाले केस में नहीं। बिकॉज यू कांट जस्ट रन आफ्टर मनी। योर जॉब प्रोफाइल, योर वर्क इज ऑल्सो मच मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट द मनी। कि भाई वहां पे हमको 50,000 ज्यादा मिल रहे हैं, 30,000 ज्यादा मिल रहे हैं, वहीं जाएंगे फिर चाहे जो हो। ऐसा थोड़ी ना होता है। हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारा पोजीशन क्या होगा, हमारा वर्क प्रोफाइल क्या होगा, अपना उसमें कैलिबर डेवलपमेंट क्या होगा, ये सब भी तो देखेगा आदमी। ये सब हम क्या कर रहे हैं एज अ पोटेंशियल एम्प्लॉय। पोटेंशियल मतलब जॉब ज्वाइन करेगा, एज अ पोटेंशियल एम्प्लॉय हम बिजनेस की इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं ताकि हम क्या ले सके? डिसीजन। बैंक से लोन मांगने जा रही है कंपनी, तो बैंक भी वही पर्ची बनाएगा, लोन दे दिया जाए कि ना दे दिया जाए, जो पर्ची निकल के आएगी वही काम कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। बैंक डिसाइड करेगा, डिसीजन लेगा, लोन देना चाहिए कि नहीं। किस चीज के बेसिस पे? इंफॉर्मेशन। मतलब एग्जाम्पल्स को डाइवर्स कर चले जाओ। सभी को क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन। ईच वन ऑफ देम नीड्स इंफॉर्मेशन। इन्वेस्टर हो गया, पोटेंशियल एम्प्लॉय हो गया, बैंकर हो गया, गवर्नमेंट हैज टू टेक टैक्सेस, लेवी टैक्सेस। तो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही कौन से टैक्सेस लेवी करे जाए, कितने करे जाए, किसके बेसिस पे? इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस। कस्टमर्स देख रहा है किस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदे, किस चीज के बेसिस पे? इंफॉर्मेशन। सबको इंफॉर्मेशन चाहिए, पब्लिक, सोसाइटी एट लार्ज, सबको बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए। इन सबको मिला के क्या बोल रहे हैं? यूजर्स। किस तरह के यूजर्स हैं ये? एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स, व्हाई? बिकॉज दे आर द पीपल हु आर स्टैंडिंग आउट ऑफ द बिजनेस and they have to take decisions for themselves. They all are in need of the information of the business and it is the duty of the business to provide them with this information. तो ये जो जर्नल वर्नल हम लोग बात करते हैं, डेबिट क्रेडिट, ये सब तो बाय द वे करना है, कोई एम थोड़ी है। ये एम तो कुछ और है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको उस एम पे फोकस करना पड़ेगा। सीए फाइनल में अकाउंट्स का जो पेपर है, फर्स्ट पेपर जो होता है 8 पेपर्स में से, वो अकाउंट्स का है और उसका नाम है, एनीवन नोस सीए फाइनल पे अकाउंट्स के पेपर का नाम क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एंड दैट इज दिस अल्टीमेट गोल ऑफ अकाउंटिंग, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यही करना होगा कि बिजनेस ने जो इंफॉर्मेशन जेनरेट करी है वो सही जेनरेट हुई है कि नहीं,
और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो प्रॉपरली कम्युनिकेट हुई है कि नहीं। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको जर्नल एंट्री थोड़ी ना बनानी होगी बैठ के, फिर लेजर बनाना, ये थोड़ी करोगे सीए बन के जर्नल एंट्री कर रहे हैं, ये तो जो अकाउंटेंट है उसका काम होगा, आपका तो बहुत उससे ज्यादा बड़ा काम होगा। हैव द नॉर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी बीन फॉलोड व्हाइल जनरेटिंग द इंफॉर्मेशन, एंड जो सिस्टम प्रोवाइड करा गया है उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने का, उसको बाकायदा फॉलो करते हुए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर दी गई है कि नहीं। दिस इज द रोल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जो अभी हम लोग यूजर्स के जो एग्जाम्पल लिए, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट एटसेट्रा, ये सब कौन से यूजर्स हुए? एक्सटर्नल यूजर्स। मान लो हमारे बिजनेस ने किसी से भी पैसा नहीं ले रखा है उधार पे, ना बैंक लोन ना किसी से, अपने ही खुद का कमाए हुए पैसे से सब काम कर रहे हैं, तो फिर अब हमको तो अपनी इंफॉर्मेशन किसी को बताने की जरूरत है नहीं, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर ना करें, क्या जरूरत है? हमें किसी को कुछ बताना नहीं, हमने किसी से रुपया नहीं ले रखा है, वी आर नॉट आंसरेबल और अकाउंटेबल टू एनीवन। Should we still prepare our financial statements or not? Why? For telling our own self, where are we standing? किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं? जो हमारे एक्सपेक्टेशंस थे अपने बिजनेस से कि इतना प्रॉफिट होना चाहिए इस फाइनेंशियल ईयर में, इज इट बीइंग मेट? क्या हम उस लेवल तक पहुंच पा रहे हैं? नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हमको अपनी प्लानिंग थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं हम चीजें गड़बड़ा रहे हैं, या अगर हम लॉसेस में जा रहे हैं तो क्या हमको अपने नेचर ऑफ बिजनेस को ही बदलने की जरूरत है? ये सारी डिसीजन मेकिंग ओनर ऑफ द बिजनेस को करनी है। किस प्रकार का यूजर हुआ ये? इंटरनल यूजर। ये भी यूजर है, ये किस प्रकार के? इंटरनल यूजर। ओनर्स, डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, द एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन द कंपनी, ये कौन हुए? सब इंटरनल यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। और सरकार, स्टॉक एक्सचेंजेस, बैंकर्स, इन्वेस्टर्स, पब्लिक, कस्टमर, सोसाइटी एट लार्ज, ये सब किस प्रकार के यूजर्स हुए? एक्सटर्नल यूजर्स। कॉमन थिंग, दोनों को ही क्या चाहिए? बिजनेस की इंफॉर्मेशन। एक्सटर्नल यूजर को इंफॉर्मेशन चाहिए अपने लिए डिसीजन मेकिंग करने के लिए, इंटरनल यूजर को इंफॉर्मेशन चाहिए बिजनेस के लिए डिसीजन मेकिंग। आगे आने वाले साल की अब प्लानिंग करनी है, तो क्या गुजर चुका है, जब तक उसका एनालिसिस नहीं कर, जब तक वो इंफॉर्मेशन सामने नहीं आएगी, क्या प्लानिंग करे जाए आगे आने वाले साल की, किस बेसिस पे प्लानिंग करी जाए? एक टेस्ट दिया आपने, मार्क्स जितने आप सोचते थे नहीं आए उतने, तब आप उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कुछ करेंगे ना कि भाई अब आगे क्या कैसे करना है, प्लानिंग अपनी पढ़ाई इसमें उसमें कैसे चेंज लाया जाए। टेस्ट दिया, नंबर बहुत ही ज्यादा आ गए, तो क्या करोगे? तो फिर ये डिसीजन मेकिंग होगी, भाई जो जैसे कर रहे हैं वो सही है, इसी पे टिके रहो, ऐसे ही करते रहो, ये भी तो डिसीजन मेकिंग हो गई कि हमको अपने एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में, एग्जिस्टिंग सेटअप में कहीं कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है। इज अ डिसीजन मेकिंग एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। चार्टर्ड अकाउंटेंट जब ऑडिट करते हैं तो ऑडिट में क्या, ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखते हैं कि हमने ये देख लिया है कि जो बिजनेस ने जनरेट करी है ये सही है, तो यूजर्स निश्चिंत होके ऐसा कर लो और इस पर भरोसा करके क्या ले लो? अपने डिसीजन। भरोसे के लायक तो हो वो इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ जनरेट करके आपके सामने रख दिया, भैया ये है इंफॉर्मेशन, अब वो सही है कि नहीं, उसमें सच्चाई है कि नहीं? अगर वो सही नहीं है तो उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेके कहाँ खड़े होंगे? अल्टीमेटली तो हम प्रॉब्लम में ही आ जाएंगे ना। somebody needs to give us a sign off। साइन ऑफ का मतलब कि कोई हमको ये कहे तो कि हाँ भाई ये जो इन्होंने कर करा के दिया है वो सही। अब वो कोई कौन होना चाहिए? एक ऐसा रेप्यूटेड पर्सन जिसको गवर्नमेंट कह रही है कि हम कह रहे हैं कि ये व्यक्ति अगर आपको कोई बात कह रहा है तो ये सही है। लाइक भाई तुम अब 4 दिन के मेहमान हो और हम मान लेते हैं, तो कोई वो भगवान थोड़ी है, लेकिन उसको एक अथॉरिटी मिली हुई है बीइंग अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कि वो जो बात कह रहा है हम उसके ऊपर बिलीव करके अपनी आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। सिमिलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट कह रहा है कि इस बिजनेस ने जो इन्फॉर्मेशन तैयार करी है हमने देख लिया है कि ये सही है, अब ये आपको कम्युनिकेट करी जा रही है, अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो बेझिझक इस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करके डिसीजन ले सकते हैं। ये है पूरा गेम प्लान ऑडिट करवाने का, जो रीजन है ऑडिट करवाने का। क्लियर हुई बात सबको? इंटरनल यूजर्स मैंने बताया कि उनको डिसीजन मेकिंग लेनी है बिजनेस के लिए, और एक्सटर्नल यूजर्स को डिसीजन मेकिंग किसके लिए करनी है? खुद के लिए। दोनों को ही बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, दोनों की जो इंफॉर्मेशनल रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होंगी, सेम नहीं हो सकती।
Internal users require detailed information. They require detailed information. Why? हमने माल खरीदा किससे, किस क्वालिटी का, किस रेट का, किस कलर का, कितने लीटर, एटसेट्रा एटसेट्रा. एवरी स्मॉल 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 डिटेल दे रिक्वायर. उसी के बेसिस पे वो आगे की प्लानिंग करेंगे. अब हम लोग वो हैं जिनको एक बिजनेस में पैसा लगा, तो हम ये भी जानना चाहेंगे माल किससे खरीदते हो, किस भाव का खरीदते हो, क्या रेट का ये सब हमें क्या करना है जान के यार. जो करते हो करो, ये बताओ कि सब कुछ जो करा कराया उसका नतीजा क्या निकल के आया, दैट इज आपके रिजल्ट्स क्या निकल के आए वो बताइए. हम तो उसके बेसिस पे फैसला लेंगे. तो एक्सटर्नल यूजर्स जो हुए, एक्सटर्नल यूजर्स को किस प्रकार की इनको किस प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए, ओवरऑल या फिर की इंफॉर्मेशन. दे रिक्वायर ओवरऑल और द की इंफॉर्मेशन. जबकि इंटरनल यूजर्स को क्या चाहिए, स्मॉल डिटेल्स. दैट इज दे नीड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. इंटरनल यूजर्स को किस प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए, दे नीड कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. क्योंकि इनको जो डिसीजन मेकिंग करनी है वो डिसीजन मेकिंग किसके लिए करनी है, फॉर बिजनेस. और इनको डिसीजन मेकिंग करनी है फॉर देमसेल्व्स. कॉमन थिंग क्या है, दोनों को ही बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, बट इंटरनल यूजर्स को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए और एक्सटर्नल यूजर्स को ओवरऑल या की इंफॉर्मेशन. ये इंफॉर्मेशन इन लोगों तक पहुंचाना किसकी ड्यूटी है, बिजनेस की. बिजनेस अपनी इस ड्यूटी को पूरा कैसे करता है, बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. दैट इज व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. इन स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए बिजनेस को क्या फॉलो करना पड़ता है, द अकाउंटिंग प्रोसेस. अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस कुछ समझ में आया. बुक कीपिंग कहां पे एंड हो जाती है, स्टेटमेंट्स तैयार करके, बाद वो कुछ नहीं करती. अकाउंटिंग कह रही है वहीं से तो गेम शुरू हो रहा है. अब आपने जो स्टेटमेंट्स तैयार कर लिए, अब उसमें जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होके आई है उसको प्रॉपर्ली और इंटरप्रेट करके उन लोगों तक पहुंचाइए जो इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं. क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि उनको लेने हैं डिसीजंस. किस प्रकार के डिसीजंस, प्रूडेंट डिसीजन, सूझबूझ पूर्ण निर्णय, समझदारी पूर्ण निर्णय. तभी तो इंफॉर्मेशन चाहिए. अगर हमको वाइज डिसीजन नहीं लेना है, पागल आदमी डिसीजन तो वो भी लेता है, इनसेन डिसीजन तो वो भी लेता है कि अब हम अपने आप को हर्ट करेंगे, ये डिसीजन है. बट क्या ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है, नो. क्या वो सोच समझ रहा है कि हम ये जो करने जा रहे हैं उसका नतीजा क्या होने वाला है, नहीं. यहाँ पे हम नतीजों के बारे में बात करते हुए डिसीजन ले रहे हैं. फिर भी ये नहीं कह सकते कि डिसीजन सही बैठेगा कि गलत, ये तो कोई भी नहीं जानता है. हर डिसीजन जो आप लाइफ में ले रहे हो वो सही बैठने वाला है कि गलत, लेकिन जितना संभव होता है हम सारी चीजों को सोच विचार के डिसीजन लेते हैं, ये समझते हुए कि 99% हमारा डिसीजन क्या रहेगा, सही. एंड दैट इज बेस्ड ऑलवेज ऑन इंफॉर्मेशन. ओके, अब हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसेस. ये सभी को समझ में आया कि अकाउंटिंग प्रोसेस की जरूरत क्यों पड़ रही है. बेटा एक बार फिर से बताइए, इस अकाउंटिंग प्रोसेस की जरूरत क्यों पड़ रही है. क्योंकि बिजनेस को क्या प्रिपेयर करने हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और वो क्यों प्रिपेयर करने हैं, ताकि यूजर्स तक क्या पहुंचाई जा सके, इंफॉर्मेशन. किन यूजर्स तक, बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. क्यों उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, टू हेल्प देम इन टेकिंग डिसीजंस. व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस, प्रूडेंट डिसीजंस. दैट इज, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, यही अकाउंटिंग का एम है. अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने, इसके लिए लाइक क्या क्या करना पड़ेगा. तो इसमें जैसे जो डेफिनेशन इन्होंने बोली थी, सबसे पहले चीज आ जाती है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, दैट इज
डे टू डे बेसिस पे बिजनेस में जो कुछ भी होता चला जा रहा है उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन टर्म का मीनिंग है डे टू डे बेसिस में बिजनेस में जो कुछ भी हो रहा है उसको क्या नाम दिया जा रहा है? ट्रांजैक्शन। जैसे परचेजेस करी, परचेजेस का मतलब क्या होता है? खरीद। खरीद शब्द अगर बोले खरीद तो इसका मतलब क्या हुआ? एक प्लास्टिक कंपोनेंट्स में डील करने वाला व्यक्ति है, वो जब प्लास्टिक आइटम्स खरीदेगा यानी कि वो आइटम्स जिनको बेच करके वो मुनाफा कमाने की सोचता है, सिर्फ उसको खरीद कहेंगे। उसने अपनी शॉप में एसी लगवाया है खरीद करके, तो ये खरीद नहीं है, ये परचेज नहीं है, ये एक्विजिशन ऑफ असेट। When items of trade are purchased, only then we call it purchases. उसने कैबिनेट लगवाया है, फर्नीचर का एसी लगवाया है, अदर इंस्टॉलेशंस करवाए, ये सब क्या है? एक्विजिशन ऑफ असेट। दे आर नॉट परचेजेस। सिमिलरली ये जब प्लास्टिक कंपोनेंट्स बेच रहे हैं, जो आइटम्स ऑफ ट्रेड है, तो इसी को और सिर्फ इसी को कहेंगे सेल्स। एसी पुराना हो गया, वो उसने बेच दिया, तो क्या ये बिक्री है? दैट इज डिस्पोजल ऑफ असेट। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में जो आदमी डील कर रहा है, जब वो एयर कंडीशनर खरीद के अपने शोरूम में रख रहा है बेचने के उद्देश्य से, तो ये क्या है? परचेजेस। और उसने प्लास्टिक के कैबिनेट्स लगवाए अपने यहाँ, तो वो क्या है? एक्विजिशन ऑफ असेट। पुराना रखा हुआ जंक उसने बेचा है, तो ये क्या है? डिस्पोजल ऑफ असेट। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेच रहा है तो उसको क्या कहेंगे? सेल्स। क्लियर हो गई बात? दीज टू टर्म्स परचेजेस एंड सेल्स, दे हैव टू बी अंडरस्टूड इन देयर ट्रू मीनिंग। हर चीज जो परचेज हो रही है उसको हम अकाउंटेंसी के टर्म्स में परचेज नहीं कह सकते, और हर चीज जो बिक रही है उसको अकाउंटेंसी के टर्म्स में सेल्स नहीं कह सकते। परचेजेस एंड सेल्स हैव देयर डिफाइंड मीनिंग। एवरीबॉडी इज क्लियर? तो डे टू डे बेसिस में जो भी कुछ हो रहा है, आपको एक बिजनेस शुरू करना है, अब क्या क्या करोगे? पूंजी निवेश करोगे, कैपिटल जो अपने पास से लगाओगे, माल खरीदोगे, शोरूम सेटअप करोगे, स्टाफ होगा उसको सैलरी दोगे, टेलीफोन के बिल्स उठेंगे, रेंट होगा, मेंटेनेंस होगा। यूपी में हो तो डीजल फ्यूल के एक्सपेंसेस भी होंगे, जेनसेट लगाना ही पड़ेगा क्योंकि लाइट तो 24 घंटे आती है। खैर इधर में तो फिर भी सही रही। तो ये सब डे टू डे बेसिस पे जो होता रहेगा, परचेज होगी, सेल होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब क्या है? ट्रांजैक्शंस। तो बात शुरू कहां से कर रहे हैं कि भैया रोज 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 जो जो होता चला जा रहा है इसको क्या करते जाओ? रिकॉर्ड। जिस बुक में ये सारे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करी जाती है उसको क्या नाम दिया जाता है? जर्नल। जिस बुक में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? जर्नल। एंड रिकॉर्डिंग जब करी जाती है जर्नल में तो दैट इज नोन एज जर्नलाइजिंग। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स इज नोन एज जर्नलाइजिंग। जब आप इनिशियल स्कूल या प्री स्कूल उसमें जाते हैं उसको प्राइमरी कहते हैं कि नहीं? प्राइमरी शब्द का मतलब अब समझ में आया ना? प्राइमरी। इसीलिए जर्नल को क्या बोला जाता है? प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग, जहां से हम अकाउंटिंग प्रोसेस का श्री गणेश कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग, और मे बी इनिशियल बुक ऑफ अकाउंटिंग। तो लगभग डेली बेसिस पे बिजनेस में 20 ट्रांजैक्शन होते हैं ऑन एन एवरेज। साल के 365 दिन में से 300 दिन की वर्किंग मान लेते हैं, तो 300 दिन ऑन एन एवरेज रोज 20 ट्रांजैक्शन, तो साल भर के लगभग कितने ट्रांजैक्शन हो गए? 6000 ट्रांजैक्शन लिखे पड़े जर्नल में, हो गई रिकॉर्डिंग। अब ये बताओ भाई साल भर में रेंट कितना पे कर रहा है? ये लो जर्नल, बताओ। 6000 ट्रांजैक्शन एक के बाद एक लिखे पड़े, ये जर्नल है, लो बताओ जरा रेंट कितना पे कर। अच्छा ये बता दो साल भर की परचेजेस कितनी है? अच्छा छोड़ो वो भी नहीं, तो ये बता दो फर्नीचर कितने का खरीदा गया है, कितने का बेचा गया है। कैसे बताएं? सब कुछ लिखा हुआ है उसमें, सब कुछ लिखा है, हर सवाल का जवाब है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, क्योंकि बस एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस डे टू डे सीक्वेंस में लिख दिया है बस। इट्स लाइक आपकी जो अलमीरा है, जो कबर्ड है होगी, उसमें आपके जो सब कपड़े वपड़े रखे, वो आपने बिल्कुल एक गठरी टाइप भूसे का ढेर बना के रखा हुआ है। यो ढूंढना पड़ता है सामान, एक इधर उठाया एक इधर उठाया, अरे ये मिला। तो आपको जिस समय जिस चीज की जरूरत होगी क्या आप तलाश पाएंगे? हर चीज मिलेगी, लेकिन जब कुछ और ढूंढ रहे होगे तब वो मिलेगा जो 4 दिन पहले ढूंढ रहे थे।
थोड़ा अगर आप इसी सिस्टम पे चलते हो तो इसको जब मौका मिले ठीक कर लो, तो थोड़ा मेंटल टेंशन कम हो जाएगा, है ना। राशन पानी महीने के स्टार्टिंग पे खरीद के आया, उसको अपनी अपनी जगह पे नहीं पहुंचाया जाएगा अगर, तो वो यूज में नहीं आ सकता है। सेम इज द केस ओवर हियर, जर्नल में सब कुछ लिख गया है, बट अभी वो इस फॉर्म में नहीं है कि हम उसका कोई यूज कर सके। एंड दैट कॉल्स फॉर द सेकेंड थिंग, एंड दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्लासिफिकेशन जिस बुक में करा जाता है उसको क्या नाम देते हैं? लेजर। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस कहां पे हो रहा है? ये लेजर में। क्या हो रहा है? अब जैसे साल भर में जो 6000 ट्रांजैक्शन लिखे, उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन रेंट के होंगे, जब जब हमने रेंट पे करा होगा तब तक वो नोटिंग में आ गया। अब हम लोगों ने लेजर में, लेजर क्या हुई? एक बुक। लेजर इज अ बुक कंटेनिंग मेनी पेजेस, ईच पेज इज एन अकाउंट। हर पेज पे हर एक चीज का क्या बना दिया गया? अकाउंट। जैसे रेंट का एक अकाउंट बन गया, रेंट का घर बन गया। अब वो 6000 ट्रांजैक्शंस में से रेंट के जितने भी ट्रांजैक्शन है वो जर्नल से कहां पे पोस्ट कर दिए जाएंगे? लेजर में, रेंट अकाउंट में। तो अब अगर मैं आपसे पूछती हूं कि बताइए साल भर में रेंट कितना पे करा है, तो आपको जर्नल के उन 6000 ट्रांजैक्शंस को खंगालने की जरूरत नहीं है। आप लेजर में सीधे रेंट अकाउंट खोलेंगे, वहां पे रेंट के सारे ट्रांजैक्शन साल भर के एक साथ लिखे और उसका फाइनल बैलेंस आ रहा होगा, वो देखा और आपने बता दिया भाई ये है रेंट की टोटल पोजीशन। इसी तरह से परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, हर ट्रांजैक्शन जो हो रहा है उसका क्या बन जाएगा? एक अकाउंट। अब थिंग्स कुछ इजी हो गई कि नहीं? आपने अपनी कबर्ड जो है वो अच्छे से अरेंज करके रख ली है ना। डेली के कपड़े एक जगह रखे हुए हैं, बाहर आने जाने के एक जगह, और जो सुपर टाइप के वो एक जगह, इस तरह से अलग अलग करके अब आपको जब जो चाहिए आपने कबर्ड खोली, सीधे पता है, आपको जाने की भी जरूरत नहीं, आप दूसरे आदमी को बता दोगे कबर्ड खोलना, लेफ्ट हैंड साइड पे पहली शेल्फ पे, वहां से निकल आएगा सामान। इतना अरेंजमेंट आपने कर रखा है। सेम इज गोइंग विद लेजर। अब हमको देखना है कि साल भर में सैलरी कितनी पे करी है। 6000 ट्रांजैक्शन से हम ढूंढेंगे सैलरी 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 कहाँ है? सैलरी अकाउंट पे जाएंगे, उसमें साल भर के सारे सैलरी के ट्रांजैक्शन एक साथ लिखे हुए। तो व्हाट वी आर डूइंग इन क्लासिफिकेशन, ट्रांजैक्शंस ऑफ सेम नेचर आर grouped at one place and that place is known as account. Ledger is that book which is containing all the accounts. Everybody is clear? अब जब इतना हो गया तो काफी बोझ कम हुआ, लेकिन अभी भी है वहीं के वहीं। हमको तो बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जो लोग इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं उनको लेजर दे देंगे, ये लो भैया ये लेजर, इतना बड़ा लेजर है, इसमें सारे अकाउंट बने हुए हैं। तो यूजर उसको क्या करेगा देख के, सारे अकाउंट जो बने हुए हैं, और उसमें भी इतने सारे अकाउंट। तो अब तीसरा काम क्या करना पड़ता है, एंड दैट इज तीसरा काम करना पड़ रहा है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब हो गया वॉट एवर इज कंटेन्ड इन द लेजर, उसको समराइज करके किस फॉर्म में ले आया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं, इस तरह से बन जाएगा, सारे अकाउंट जो लेजर में है उनके बैलेंसेस यहाँ पे लिख दिए जाते हैं। तो पूरा लेजर जो है वो समराइज होके, सिमट के एक पेज, 2 पेज पे आ गया है। रेंट इतना, सैलरी इतनी, परचेजेस इतना, सेल्स इतना। ये जो ट्रायल बैलेंस बन के आया है, दिस बिकम्स द बेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन प्लस पीएल एंड बैलेंस शीट प्रिपरेशन सब हो जाता है। यानी कि एक बहुत बड़ा काम यहाँ पे आके खत्म हुआ। वो जो रिकॉर्डिंग हमने 6000 ट्रांजैक्शंस की करी थी, उससे अब हम किस पोजीशन पे आ गए हैं कि हमको बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस भी पता चल गया, एज वेल एज बिजनेस की पोजीशन भी पता चल गई। लेकिन ये अभी पता चला किसको है? बिजनेस को ही। हमको ये इंफॉर्मेशन यहीं तक खाली नहीं रखनी है, हमको ये क्या करनी है? कम्युनिकेट। बुक कीपिंग का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है, फुल स्टॉप है बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग का बस इतना ही काम है कि खाली इंफॉर्मेशन को क्या कर लो? जनरेट। अकाउंटिंग का काम हम यहीं से शुरू हो रहा है।
अकाउंटिंग क्या कह रही है कि अब आप इस इंफॉर्मेशन को क्या करिए, एनालाइज करिए, एनालाइजिंग। उसके बाद कहती है कि क्या करिए, इंटरप्रेटिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, एंड लास्टली communicating the information. Analyzing, interpreting, and then finally communicating the information. तो हम लोग इन दोनों को समझने जा रहे हैं, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। 10 में एक बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट है 30,000 और 2011 में ग्रॉस प्रॉफिट है 45,000, 45,000। व्हाट इज दिस ग्रॉस प्रॉफिट? 4 लाख रुपए का गुड्स खरीदा, हम लोगों ने माल खरीदा, परचेजेस करी, और उसमें से 3 लाख रुपए का माल अभी बेच दिया। 1 लाख का रखा हुआ है। 3 लाख का माल 3 लाख में ही तो नहीं बेचेंगे, मुनाफा कहां से कमाएंगे? 3 लाख का माल कितने में बेचा है? 3.5 लाख में। तो ये जो 50,000 है ये क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर हुआ बात सब लोग को? माल बेच करके हमने जो प्रॉफिट कमाया उसको क्या बोल रहे हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिस्टर ओनर ये 50,000 का प्रॉफिट आप घर ले जा सकते हैं? नो। इसी से उनको अब क्या मीट आउट कर रहे हैं? बिजनेस के एक्सपेंसेस। सैलरी वाला कह रहा है सैलरी दो, रेंट वाला कह रहा है रेंट दो, टेलीफोन, इतने सारे एक्सपेंसेस, वो सब किससे मीट करने? इसी ग्रॉस प्रॉफिट से। तो 38,000 रुपए के 38,000 के एक्सपेंसेस मीट आउट हुए। तो अब जो 50 में 38 के एक्सपेंसेस मीट आउट होके 12,000 बचा रह गया है। ये 12,000 क्या है? नेट प्रॉफिट। दिस 12,000 इज नेट प्रॉफिट। इसके ऊपर किसका हक है? ओनर का। क्यों? क्योंकि उसी ने ये पूरा बिजनेस चलाया, रिस्क ली। तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट बचा है, चाहे वो जितना कम हो या जितना ज्यादा हो, उसके ऊपर किसका हक होगा? ओनर का। तो ग्रॉस प्रॉफिट 2010 में इतना था, 2011 में 45 था। ग्रॉस प्रॉफिट हम किससे कमाते हैं? सेल से। जब माल बिकता है तो उस पर प्रॉफिट जनरेट होता है। तो सेल्स हमारी 2010 में 3 लाख रुपए थी, एंड लेट्स से 2011 में सेल्स काफी बढ़ के कितनी हो गई हैं? 5,50,000। एनालाइजिंग ये कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, ये सब जीपी सेल्स जो मैं लिख रही हूँ, ये सब अब कहां पे कंटेन हो चुकी है इंफॉर्मेशन? आके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जीपी दिख रहा होगा, सेल्स दिख रहा होगा, सब उसमें है। यूजर लेमैन है, उसके सामने आपने स्टेटमेंट बना बना के रख दिए। कोई हमने टेस्टिंग वेस्टिंग कराई, मेडिकल रिपोर्ट्स हमारी सामने आई, हम एज अ लेमैन क्या समझेंगे उसको देख के? एक्सरे में यूं देख रहे हैं, अरे हाँ कुछ दिख रहा है, क्या देखे हैं उसमें? मतलब हम उससे डिसीजन क्या ले? अच्छा ये प्रॉब्लम है, हमें क्या पता क्या प्रॉब्लम है? वी आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ दैट। सिमिलरली जो लेमैन यूजर जिसके सामने फिगर्स गए, अच्छा जीबी 30, 45, अच्छा सेल्स 3, 5.5, ठीक है फाइन, जो है ठीक है, क्या मतलब क्या है इसका? वो मतलब कैसे निकाला जाए? ये समझ लो एक्सरे है, उसको देख के कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे हम लोग अच्छा हाँ रीढ़ की हड्डी दिख तो रही है, मतलब क्या है? एक खिसका हुआ भी उसमें, वो तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि आप यूजर को इसका इंटरप्रिटेशन करके बताओ। यूजर को आप इसका इंटरप्रिटेशन करके बताओ। आप मतलब किसको बोल रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन करके बताओ? बिजनेस को ही बोल रहे हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन जो आपने जनरेट करी है उसका इंटरप्रिटेशन करो, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाओ कि इंटरप्रिटेशन भी सही करा है, वो कह दे हाँ सही है, फिर उसको किसको बताओ? यूजर्स को। तो एनालाइजिंग कहती है कि हम कोई भी वेरिएबल, वेरिएबल से मेरा मतलब है लाइक ग्रॉस प्रॉफिट इज अ वेरिएबल, सेल्स इज अ वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल आइसोलेशन में नहीं स्टडी कर सकते। आइसोलेशन मतलब हम सिर्फ जीपी स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें स्टडी क्या होगी? भाई 30 था 45 हो गया, बढ़िया ही है। सिर्फ सेल्स स्टडी कर रहे हैं तो उसमें स्टडी क्या होगी? 3 लाख थी 5.5 लाख हो गई, ये बढ़िया है। देयर कैन बी नो एनालाइजिंग पॉसिबल इफ वी टेक ईच वेरिएबल इन isolation. Analyzing is possible only when we establish a link, a relation between two related variables. तो यहाँ पे related variables like क्या हो गए? GP and sales. अब मैं unrelated variables के बीच में analyzing करूं, GP and furniture. तो अब GP को furniture से क्या लेना देना है? कैसे analyzing होगी? अच्छा furniture इतना है तो GP इतना हो गया? Not possible.
रिलेटेड आइटम्स के बीच में लिंक एस्टैब्लिश करके क्या करना है, एनालाइजिंग। तो अब एनालाइजिंग क्या करें, एज अ यूजर तो मुझे यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है, जीपी बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है, बट लेट्स डू सम पोस्टमार्टम एनालिसिस। जीपी रेट निकालते हैं। यहाँ पे जीपी रेट कैसे निकलेगा कि कितना माल बेचा, उस पे कितना प्रॉफिट कमाया, उसका प्रतिशत क्या है, जीपी अपॉन सेल्स इन 200। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2010 में जब 3 लाख का माल बेचा तो प्रॉफिट कितना कमाया, 30,000। तो जीपी मार्जिन कितना है, 10% ऑन सेल्स। जीपी मार्जिन का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 रुपए का माल बेच रहे हैं तो कितना मुनाफा कमा रहे हैं, 10 रुपए का। ठीक है, 2011 में देखो 5.5 लाख रुपए का जब माल बेचा है तो मुनाफा कितना कमाया है, 45,000। समथिंग 8% ऑन सेल्स। जबरदस्त बिजनेस चल रहा है। हाथ उठाएं वो लोग जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे। प्राइमा फेसी देखो क्या दिख रहा था, जीपी बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है, असलियत में तो यहां सब गड़बड़ चल रही है, मार्जिन्स इतने बुरी तरह गिर रहे हैं। चलो 10.1 ना होता, 10 तो रहता, यहां तो 8% पे आ गए। ये है इंटरप्रिटेशन। अब ये इंटरप्रिटेशन जो है ये क्या करा जाएगा, कम्युनिकेट। अब इन्वेस्टर को बताया जाएगा, भाई देखिए पिछले साल तो हम लोग 10% मार्जिन पे थे, अब हम लोग 8% मार्जिन पे हैं, प्लीज इन्वेस्ट करिए। सरकार क्यों इतना इंतजाम कर रही है, इन्वेस्टर एक लेमैन है, उस तक सच्चाई पहुंचाओ और उसके बाद उसकी इच्छा होगी तो वो पैसा लगाएगा, उसकी इच्छा नहीं होगी तो पैसा नहीं लगाएगा। उसको भ्रमित करके आप उससे पैसा नहीं निकलवा सकते। इस चीज को कौन इंश्योर कर रहा है, गवर्नमेंट। इसीलिए बेटा ये ऑडिट 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 का सारा प्रावधान बनाया गया है कि कंपनी के ऊपर छोड़ दिया जाए, भाई हम विश्वास करते हैं कि आप लोग सही बात ही यूजर को बताएंगे, तो बता चुके। तो आपको जो बात बतानी बताओ, ऑडिटर आके देखेगा कि आपने सब कुछ सही बताया है कि नहीं, और जब वो अपनी ऑडिट क्लीन ऑडिट रिपोर्ट देगा, कम्युनिकेट दैट इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स एंड आस्क देम फॉर मनी। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को अगर क्वालिफाई कर देता है, क्वालिफाई कर देने का मतलब क्या हुआ, ऑडिटर ने ऑब्जेक्शंस रेज कर दिए कि यहाँ पे ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो आप ये इंफॉर्मेशन अब यूजर तक कम्युनिकेट करिए, और तब यूजर की इच्छा होगी तो वो पैसा लगाएगा। समझ में आई बात एवरीवन? ये एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का मतलब समझ में आया? बुक कीपिंग इन सब चीजों के ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करती है। इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इफ दिस इज bookkeeping, this is accounting। मतलब क्या कह सकते हैं, अकाउंटिंग इज अ टर्म ब्रॉडर देन द टर्म bookkeeping। bookkeeping is included within the definition of accounting। everybody is clear? साथ ही साथ हम लोगों ने एक और टर्म पे बात करी, ट्रांजैक्शंस। समझ में आया सबको? ट्रांजैक्शंस क्या, डे टू डे बेसिस पे बिजनेस में जो कुछ भी होता चला जा रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, ट्रांजैक्शन। इन ट्रांजैक्शंस के जो एंड रिजल्ट्स होते हैं, जो नतीजे होते हैं, वो कहलाते हैं, इन ट्रांजैक्शंस के जो एंड रिजल्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इवेंट्स। द एंड रिजल्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर नोन एज इवेंट्स। जैसे हम लोग क्या ये बोल सकते हैं कि किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा इवेंट है प्रॉफिट। सब कुछ जो A to Z बिजनेस में चल रहा है वो किस उद्देश्य से चल रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन द बिजनेस इज विद द व्यू ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट्स। तो हम लोगों ने 4 लाख का माल खरीदा था, उसमें से 3 लाख का माल बेच दिया, लाख रुपए का अभी भी बचा है। तो ये जो स्टॉक बचा है ये क्या है, इवेंट। जो सारा काम धाम करके प्रॉफिट कमाया वो क्या है, इवेंट। एवरीबडी गेटिंग दिस? सो जो एंड रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं साल भर की एक्टिविटीज के, वो क्या है, इवेंट। सैलरी हर महीने पे कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन है, बट इफ वी टॉक अबाउट टोटल सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज एन इवेंट। कैश आया किसी ट्रांजैक्शन पे, कैश गया, कैश आया, कैश गया, ये क्या है, ट्रांजैक्शन।
balance of cash left at the end of the year is an event. So can we say that balance sheet is an event? क्योंकि 365 दिन की वर्किंग होने के बाद बिजनेस की क्या स्थिति है वो किसमें डिपिक्ट हो रही है? बैलेंस शीट में. हर इवेंट जो है वही बैलेंस शीट में नजर आ रहा है. मतलब असेट्स और लायबिलिटी जो दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? तो भाई 365 दिन की वर्किंग होने के बाद अब ये स्थिति है, तो वो क्या है? इवेंट्स, द एंड रिजल्ट्स ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट हैव टेकन प्लेस. ठीक है, ये बात लिख भी लेंगे आप लोग. बैलेंस शीट depicts the position of the business balance sheet depicts the position of the business at the end of the year, depicts the position of the business at the end of the year, hence it is an example of event. ओके एवरीवन, इतना सभी को क्लियर हुआ? आज के लिए इतना रखेंगे. कुछ पेजेस मार्क करें जो आप लोग रीड करके आएंगे. पेज नंबर 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.12, where you have difference between bookkeeping and accounting. 1.13 पे टॉपिक यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इसके बारे में हम लोग ने बात करी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स. दिस टॉपिक कैरीज ऑन टिल पेज 1.14. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू.